अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है नर्व इम्पल्स। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज का हमारा टॉपिक है नर्व इम्पल्स। हमने जो है अपने नर्वस सिस्टम में मौजूद स्ट्रक्चर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के लिए और कुछ ऐसे जो है गैप्स जो कि माइक्रोस्कोपिक हैं जिनके थ्रू एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक नर्व इम्पल्स जो है कंडक्ट होती है, जिसे हम साइनैप्स बोलते हैं, इनको हम स्टडी कर चुके हैं। तो अब हमने नर्व इम्पल्स को देखना है कि आखिर ये क्या है और ये किस तरह न्यूरॉन के लेंथ के थ्रू ट्रैवल करती हुई जो है हमारे इफेक्टर्स तक पहुंचती है ताकि रिस्पॉन्स क्रिएट हो सके। तो नर्व इम्पल्स को शुरू करने से पहले जाहिर है हमें इसकी डेफिनेशन पे आना है। तो डेफिनेशन के मुताबिक नर्व इम्पल्स इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस विच ट्रैवल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें मैंने ये एक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बहुत ही जो है वो मैग्नीफाई करके आपको यहाँ पर दिखाया है। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्योंकि न्यूरॉन की जो हमारी जो नर्व सेल है, न्यूरॉन नर्व सेल को ही कहते हैं, उसकी मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो उसके अक्रॉस सेपरेशन है चार्जेस की और इसी के अलॉन्ग जो है नर्व इम्पल्स कंडक्ट होगी बाय द वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस क्यों कहा है? इलेक्ट्रो ड्यू टू डिफरेंशिएशन ऑफ चार्जेस, और दोनों चार्जेस एक हाई और लो पोटेंशियल की वजह से हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इट इज़ अ कैपेसिटी टू डू वर्क। क्योंकि ये कंडक्ट करवाता है हमारे इम्पल्स को, तो ये हमारे लिए जो है ये सेपरेशन ऑफ चार्जेस में एग्जिस्ट कर रहा होता है अक्रॉस द बैरियर। बैरियर कौन सा है? जो सेपरेट कर रहा है चार्जेस को, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, जो कि एग्जिस्ट कर रहा है क्रॉस द मेम्ब्रेन एंड इज कॉल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कहा जाता है। आज के टॉपिक में हमने बात करनी है कि ऐसे न्यूरॉन की जो एट रेस्ट प्रेजेंट है, नॉन कंडक्टिंग जो है वो न्यूरॉन की बात करनी है, जिसके अक्रॉस कोई नर्व इम्पल्स अभी मूव नहीं कर रही है। तो उसके हमने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि तब जब न्यूरॉन कोई इम्पल्स नहीं जो है वो कंडक्ट कर रहा, तो तब उसके अक्रॉस मीन्स उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस चार्जेस की सेपरेशन क्या होती है। तो उसके बाद जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नर्व इम्पल्स को एक्टिव पोटेंशियल में देखेंगे कि जब कोई स्टिमुलस दिया जाता है, तब जब नर्व इम्पल्स कंडक्ट हो रही होती है क्रॉस द जो है लेंथ ऑफ न्यूरॉन, तो उस केस में हमारे चार्जेस क्या डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं क्रॉस द बैरियर। लेकिन आज हमने डिस्कस करना है एट रेस्ट, मीन्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमने देखना है, जिसको अभी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा है। एट रेस्ट कंडीशन हमारे पास जो है न्यूरॉन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पॉजिटिव चार्जेस आउटसाइड जो है वो कंसंट्रेटेड होते हैं, मोर कंसंट्रेटेड होते हैं देन इनसाइड, और इनसाइड जो है मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात कि सोडियम आयंस मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस मीन्स हमारे पास आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो हमारे पास सारे आयंस में से सबसे इम्पॉर्टेंट और सराउंडिंग फ्लूइड में यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मौजूद होता है, यहाँ पर इंट्रा मीन्स विद इन द सेल जो है वो फ्लूइड मौजूद होता है। तो ये केमिकल नेचर के होते हैं, इसीलिए इसे इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस कहा गया। और एक वेव क्यों कहा गया, इस चीज़ को भी हमने डिस्कस करना है। जो हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ आयंस हैं जो प्रेजेंट होते हैं सराउंडिंग फ्लूइड में या सेल में, सोडियम और पोटेशियम सबसे इंपॉर्टेंट है। सोडियम 10 फोल्ड हायर है कंसनट्रेशन में आउटसाइड देन इनसाइड द मेम्ब्रेन, जबकि पोटेशियम हमारे पास इनर 20 टाइम्स मोर कंसनट्रेटेड है देन आउटसाइड। और हमारे पास न्यूरॉन्स के केस में बात की जाए तो सब न्यूरॉन्स के पास एक एक्टिव सोडियम पोटेशियम पंप मौजूद होता है, जो कि ड्राइव किया जाता है बाय द स्प्लिटिंग ऑफ एटीपी। एटीपी चाहिए होती है, इसको रिक्वायर्ड होती है एटीपी इन ऑर्डर टू पंप सोडियम और पोटेशियम आयंस। सोडियम और पोटेशियम आयंस को ये पंप किस तरह करते हैं कि 3 सोडियम हमारे पास जो आयंस होते हैं उनको ये आउटसाइड जो है वो पंप करता है, जबकि पोटेशियम आयन के 2 मॉलिक्यूल्स को
इनसाइड द मेम्ब्रेन जो है पंप करता है। और आप इस चीज़ से मेमोराइज कर सकते हैं कि अगेंस्ट द जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बात हो रही है, मींस के पहले ही सोडियम आयन की कंसंट्रेशन जो है आउटसाइड द मेम्ब्रेन ज़्यादा थी, तो पंप भी हमें जो है वो बाहर की तरफ ही सोडियम आयंस को पंप कर रहा है, यानी एक्टिवली जो है उसे मूव कराना पड़ेगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी क्योंकि बाहर पहले से ही कंसंट्रेशन ज़्यादा है सोडियम आयन की। जबकि 2 मॉलिक्यूल्स जो है मींस 2 आयंस हमारे पास पोटेशियम के इनवर्ड मूव कर रहे हैं, और वहाँ पर बेशक ये पता है कि पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन पहले से ही ज़्यादा है और ऊपर से मज़ीद 2 आयंस इसको पंप और अंदर आ रहे हैं, तो इस चीज़ का हम इस चीज़ से मेमोराइज़ कर सकते हैं कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मींस कि एक्टिवली मूवमेंट हो रही है, एक्टिवली पंप करवाना पड़ रहा है, एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसीलिए एटीपी की स्प्लिटिंग के थ्रू ही ये ड्राइव करता है। और दूसरी बात की जाए तो 2K+ जो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं इनवर्ड, 3Na+ पम्प्ड आउट होते हैं एट द सेम टाइम। तो इनसाइड जो है ये ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि इनसाइड जो है नेगेटिव रहे और आउटसाइड द मेम्ब्रेन जो है हमारा पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहे। दूसरी बात कि नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस मीन्स जो लार्ज नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस होते हैं जैसे कि प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, ये मेम्ब्रेन की इनसाइड ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते हैं देन आउटसाइड, जिसकी वजह से बाहर तो ये बिल्कुल नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं, और इनकी जो है वो प्रेजेंस इनसाइड द मेम्ब्रेन हमारे जो है नेगेटिव चार्जेस को जो है वो मोर कंसंट्रेटेड कर देती है इनसाइड द न्यूरॉन मेम्ब्रेन। और लीकेज जो है मीन्स हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है वो वर्चुअली इम्परमिएबल है सब आयंस के लिए, लेकिन पोटेशियम आयंस के लिए ये परमिएबल है। तो क्या होता है कि पोटेशियम आयंस जो है वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं, मीन्स लीक आउट हो जाते हैं थ्रू दिस मेम्ब्रेन। पोटेशियम आयन जो है वो भी जो है वो बाहर की तरफ लीक आउट होता है, जिसकी वजह से इस पॉजिटिव आयन के लॉस होने की वजह से क्या होता है, बाय डिफ्यूजन अकाउंट नेगेटिव चार्जेस इनसाइड जो है वो ज़्यादा रहते हैं देन आउटसाइड। तो ये सारी चीज़ें थी जो इनसाइड को मोर नेगेटिव रखें और आउटसाइड को पॉजिटिव आयंस ही रहने दें। और हमें पता है कि एट रेस्ट हम बात कर रहे हैं, यानी एट रेस्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल है हमारे पास इस न्यूरॉन के अक्रॉस बैरियर के। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है न्यूरॉन का -70 मिलीवोल्ट, या हम कहें 0.07 वोल्ट जो है इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा होता है अक्रॉस द बैरियर। और अगर कोई स्टिमुलस दिया जाए तब जो है हमारी जो है चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन जो है अक्रॉस द मेम्ब्रेन वो रिवर्स हो जाती है। रिवर्स से मतलब ये हम इस चीज़ को इलेबोरेट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ा सा समझ लें कि नेगेटिव आयंस फिर जो है वो बाहर ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाते हैं और पॉजिटिव आयंस इनवर्ड ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाते हैं। ये कंडीशन हमारी पोलर है, ये हमारी डीपोलराइजेशन हो गई है। तो इस चीज़ का हम ग्राफिकली भी देखेंगे कि किस तरह पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन एंड देन रीपोलराइजेशन होती है, और इसी तरह ये वेव चलती रहती है। देखिए पॉजिटिव आयन इधर थे, अब इस तरफ हैं, और इसी तरह सोन काम चलता जाएगा और साइनैप्स आएगा एंड पे जो एक्सॉन से हमारी डेंड्राइट तक नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करेगा, और इसी तरह जो है ये वेव जो है वो चलती रहेगी अलॉन्ग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। तो ये चीज़ हमारी क्लियर होती है इस चीज़ से। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस क्यों कहा गया था, जाहिर है हमारी जो इलेक्ट्रो इसलिए कहा गया क्योंकि चार्ज की सेपरेशन हुई हुई है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है। केमिकल चेंजेस मींस जाहिर है हमारे एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में केमिकल चेंजेस यानी रिएक्शंस अगर कर रहे हैं, तो ये इस तमाम जो है वो मूवमेंट ऑफ आयंस को जो है हमने इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस का है, जो अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन मूव करते हुए एक नर्व इम्पल्स की एक वेव जो है वो प्रोड्यूस करवा रहे हैं। और हमारे पास ये 2 स्ट्रक्चर्स और भी हैं, सोडियम और पोटेशियम गेट। ये भी सोडियम और पोटेशियम गेट जो हैं ये ओपन होते हैं और सोडियम को भी पंप आउट करते हैं और पोटेशियम को भी। तो ये क्लोज रहते हैं उस सिचुएशन में जब मेम्ब्रेन जो है मींस हमारा न्यूरॉन मेम्ब्रेन जो है वो एट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है, यानी नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन के केस में अगर बात की जाए, जो कि आज का हमारा टॉपिक था, उसमें सोडियम पोटेशियम गेट क्लोज रहते हैं। ये इन केस ऑफ एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल ओपन होंगे, जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बिल्कुल समझ आई होगी। कल हम इसका एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ेंगे, थोड़ा सा हमने जो है इसको डिस्कस किया है ताकि कल जो है आपको आसानी रहे कि आइडिया रहे कि क्या हमने पढ़ा था और उससे रिलेटेड अब हमने क्या आगे स्टडी करना है। तो मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।